क्या आपने सोचा है कि आखिर ये लॉज का क्या काम है? करंट इंटरनेशनल सिनेरियोज जैसे वेनेजुएला क्राइसिस, ग्रीनलैंड क्राइसिस और भी इश्यूज इधर-उधर चल रहे हैं। उनको देखते हुए 26 जनवरी को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ द जंगल। यानी कानूनी राज की जगह ना अब जंगल राज हो रहा है। लेकिन क्या ये कोई नई चीज है? बिल्कुल नहीं। बल्कि एक समय तो ऐसा था ना जब लॉ ऑफ जंगल ही अप्लाई होता था। मैं उस समय की बात कर रही हूं जब इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। ना कोई स्टेट, ना कोई कानून, ना कोई सरकार, कुछ भी नहीं। जिस तरह जंगल में पशु पक्षी रहते हैं उसी तरह इंसान भी रहा करते थे। मैं बात कर रही हूं उस समय की जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ओरिजिनेट हुआ था। थॉमस होब्स इस थियरी के पहले प्रोपोनेंट, जिन्होंने कहा था कि इंसान जब स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे तब उनकी लाइफ ना बिल्कुल खराब होती थी। वो अकेले होते थे, सॉलिटरी लाइफ लीड करते थे, नास्टी जिंदगी जीते थे, ब्रूटल होते थे और जिंदगी बहुत छोटी होती थी। ना कोई सिक्योरिटी ना कुछ, और इंसान कभी भी मर जाते थे। और इंसान को यही चीज ना पसंद नहीं आ रही थी, तो लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया कि वो एक एब्सोल्यूट सॉवरिन के हाथों अपनी जिंदगी को सौंपना चाहते हैं, ताकि वो सॉवरिन उनकी देखभाल करे, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी दे जो उन्हें स्टेट ऑफ नेचर में नहीं मिल पा रहा था, और इसी वजह से स्टेट बना। लेकिन वही जॉन लॉक का कहना था कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान खुश थे, क्योंकि उनके पास नेचुरल राइट था, लिबर्टी था, फुल फ्रीडम था, और इस नाते वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, किसी से द्वेष नहीं करते थे। लेकिन जब इंसान अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने लगे तब उनकी ये चाहत थी कि उन्हें अब प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सेफ्टी चाहिए। एक दूसरे से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए उनको सेफ्टी चाहिए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम हमारी प्रोटेक्शन, सेफ्टी को एक सरकार के हाथों सौंप देते हैं, और अगर वो हमारा ध्यान ना रख पाए तो तब हम उस सरकार को रिप्लेस कर देंगे और एक नया गवर्नमेंट ले आएंगे। लेकिन उसके बाद आते हैं जीन जैक रूसो, जो कहते हैं कि नहीं, किसी भी एक इंसान के हाथों अगर लोग अपना सारा अधिकार सौंप देंगे तो दिक्कत रहेगी। इसलिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां इंसान को सरकार में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, अपना बात रखने का मौका मिले और उनके हिसाब से ही लॉज भी बने। और उन्होंने लोगों के जनरल विल को अपहोल्ड करने की बात की, जिसका नमूना आज हमें देखने को मिल रहा है दुनिया भर में। लेकिन कुछ फिलोसोफर्स ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर या प्री सोशल जो कंडीशन है ये हाइपोथेटिकल है, शायद ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे जरूरी है वो ये है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में दम तो था। लोग वाकई में सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहते हैं, और मॉडर्न टाइम्स में रूसो के प्रपोजल का नमूना भी हमें देखने को मिलता है। वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग स्टेट बना, उनके रूलर्स हुए, कहीं ऑटोक्रेसी और कहीं डेमोक्रेसी, लेकिन बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को ही माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वर्ल्ड वॉर्स भी हुए, हम उन्हें रोक तो ना सके, और इसी चीज के समाधान के तौर पर यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था, और धीरे धीरे इंटरनेशनल लॉ भी डेवलप होता रहा। 26 जनवरी के स्पीच में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि अगर इंटरनेशनल स्फीयर में पीस, जस्टिस और मल्टीलैटरलिज्म को अपहोल्ड करना है तो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड रखना होगा, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ ही है जो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी का एकमात्र उपाय है। अब समझेंगे कि ये रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ मतलब है लॉ सबसे ऊपर है, सभी लोग इस लॉ के अधीन हैं, और कोई लॉ को अपनी खुशी से मोल्ड ना कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, और उनको ना माने ऐसा हो नहीं सकता। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया गया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ को हम हमारे नेक्स्ट डिकोडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले सीरीज में कवर करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड फ्राइडे 9 PM रिलीज होगी। अब वर्ल्ड सिनेरियो में रिसेंटली इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर दोनों को ही वायलेट किया गया, इलीगली फोर्स का यूज हुआ, सिविलियंस पर अटैक्स हुए, ह्यूमन राइट्स का अब्यूज हुआ, और गाजा और यूक्रेन जैसे जगहों पर बेसिक बेसिक लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन एड भी नहीं मिल पाया।
बेसिकली जो चीज चल रही है उसे कहते हैं आला कार्टे मेन्यू। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट नेशन स्टेट्स अब अपने फायदे अनुसार इंटरनेशनल लॉ के स्पेसिफिक पार्ट्स को फॉलो कर रहे हैं और इससे देशों के बीच में ट्रस्ट खत्म हो रहा है। इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा रूल ऑफ लॉ है जो स्टेट के एक दूसरे के साथ कंडक्ट में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। साथ में ये भी बताता है कि किसी एक स्टेट के इंडिविजुअल को स्टेट बाउंड्रीज के अंडर कैसे एक दूसरे के साथ में बिहेव करना है। इंटरनेशनल लॉ इस टर्म को पहली बार जेरेमी बेंथम ने प्रोनाउंस किया। यह इंटरनेशनल लॉ ग्लोबल मैटर्स जैसे कि एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल वाटर्स, फिर आउटर स्पेस, ग्लोबल कम्युनिकेशन, वर्ल्ड ट्रेड, इन सभी कॉमन ग्लोबल चीजों को रेगुलेट करता है। इससे फायदा यही होता है कि जो छोटे छोटे कम पावरफुल देश है उनको बाकियों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट मिल पाता है। वो सॉवरिन रह पाते हैं, डिग्निटी और जस्टिस के साथ एग्जिस्ट कर पाते हैं। जी हाँ, यहाँ बात एग्जिस्टेंस की ही है। और जो पावरफुल देश है उनके लिए ये इंटरनेशनल लॉ एक गार्ड रेल जैसा है जो उन्हें बताता है कि कोई भी डिसएग्रीमेंट, डिविजन या कॉन्फ्लिक्ट के समय वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लेकिन अभी हालत ऐसी है कि ये बाउंड्रीज अब टूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी जरूरी यही है कि देशों को एटलीस्ट यूएन चार्टर को मानना चाहिए ताकि इंसान की बेसिक ह्यूमन राइट्स सेफगार्ड हो सके, स्टेट की सॉवरेनिटी बनी रहे। ऐसे तो कई टूल्स हैं जैसे कि नेगोशिएशन, मेडिएशन या जुडिशियल सेटलमेंट जिनसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। ऊपर से कई सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो आई थिंक नीड ऑफ द आवर यही है कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो थोड़ा बहुत अपने बाउंड्स को मानने की कोशिश करें, वरना तो हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। आपका इस बारे में क्या व्यू है, कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।